एवरीवन हियर आई एम बैक विद द वीडियो लेक्चर। और आज हमने बेसिकली तीन टॉपिक्स को कवर अप करना है। ठीक है, मेजरली पैटर्न्स देखेंगे हम मूवमेंट के क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सारी रिलेटेड मूवमेंट से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी। तो पैटर्न्स देखेंगे, टाइमिंग्स देखेंगे और रिदम देखेंगे। ठीक है, हमारे पास तीन टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मूवमेंट। ठीक है, मेजरली ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है ये कॉन्सेप्ट एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों की डेली एक्टिविटीज़ को ठीक करते हो। ठीक है, आपका सारा काम मूवमेंट रिलेटेड है। ठीक है, हमने जैसे बात की, फिर स्पोर्ट्स से, रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड है। तो आपको एनालाइज करने में हेल्प आउट करती है बेसिकली क्या चीज़। आपको जब चीज़ों का मूवमेंट पता होगी तो आपको पता होगा कि अब इस मूवमेंट में बेसिकली क्या परफॉर्म हो रहा है, या क्या पैटर्न्स हैं, या किस तरीके से परफॉर्म हो रही है। ठीक है, सो मेजरली आप इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए भी इनको यूज़ कर सकते हो। मोटर लर्निंग जो हम आगे लेटरली डिस्कस करेंगे, अभी तो आपको इतनी ज़्यादा आइडिया नहीं है ना इन टर्म्स का कि मोटर लर्निंग क्या होती है बेसिकली, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप इन चीज़ों को समझ जाओगे। लेकिन इंजरीज़ की प्रिवेंशन, जैसे आपको पता है कि इंजरीज़ से बचाव के लिए हम काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेस बताते हैं, ताकि एथलीट्स को बेसिकली जो स्पोर्ट्स रिलेटेड होते हैं पर्सन से, आप मेजरली आप लोगों को जिनको इंजरीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं लेटर स्टेजेस में या लेटर एज में, जैसे एल्डरली होता है, कोई एजेड बंदा है आपके पास आता, तो उन केसेस में आप कर सकते हो। लेकिन मेजरली हम सबसे पहली चीज़ देखते हैं मूवमेंट पैटर्न्स। ठीक है, तो हमारे पास जो मूवमेंट के पैटर्न्स होते हैं ना, वापस चलते हैं हम। ओके, पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट जो है हमारे पास, ठीक है, वो मेजरली इस चीज़ के ऊपर है कि डिस्क्राइब करता है डायरेक्शन और साइड को। ठीक है, मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है और किस जगह पे हो रहा है। दैट मीन्स डायरेक्शन क्या है, अगर कोई बंदा चल रहा है तो वो वॉकिंग किस डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, अब विद दैट अब वो किस, उसकी बॉडी पे कहाँ पे मोशन परफॉर्म हो रहा है, कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मूवमेंट पैटर्न। ठीक है, अब फंक्शनल मूवमेंट्स आपको पता है एक जॉइंट पे तो होती ही नहीं है, सारे मल्टीपल जॉइंट्स पे होती है। फॉर एग्जांपल वॉकिंग कर रहा है तो बंदा सिर्फ उसका एक जॉइंट तो मूव नहीं कर रहा, उसका हिप जॉइंट मूव कर रहा है, उसका नी जॉइंट मूव कर रहा है, उसका एंकल जॉइंट मूव कर रहा है, उसके साथ साथ उसके फुट के भी जॉइंट्स मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स कि उसके अंदर बॉडी में इतनी मूवमेंट्स हो रही है। सिर्फ वॉकिंग में अगर आप लोअर लिम्ब को चेक करो, इसके अलावा आपकी ट्रंक की मूवमेंट्स अलग होती हैं, आपकी बेसिकली शोल्डर पे अलग मूवमेंट है, एल्बो पे भी हो रही होती है, रिस्ट पे भी। तो मेजरली हमारे पास आपकी पूरी बॉडी की मूवमेंट वॉकिंग में हो रही है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें देखते हो कि आपके पास कोई भी काम जो है, डेली एक्टिविटीज़ एरियाज जिनको आप कहते हो, तो वो आप ऐसे नहीं कर सकते कि किसी एक जॉइंट पे काम करके आप परफॉर्म करा सको। ठीक है, तो आपको मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसके साथ साथ आप क्या करते हो कि जब हमारे पास, आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। क्या होता है कि जब बच्चा नया नया सीख रहा होता है चीज़ों को पकड़ना, तो वो क्या करता है, इनिशियली वो अपनी पूरी बॉडी को यूज़ करेगा। ठीक है, किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, तो वो क्या करता है, पहले अपने पूरे हाथ से करेगा, फिर शोल्डर का भी इस्तेमाल करता है, अपनी बॉडी का भी यूज़ करेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि एज अ पर्सन आप क्या करते हो, अपने इतनी स्टेबलाइज हो चुकी होती है आपकी बॉडी कि आप, तो मेजरली क्या होता है कि आपके पास बच्चा जो होता है ना, उस टाइम में क्योंकि इतनी डेवलप स्किल्स में नहीं होता। ठीक है, तो एज अ ह्यूमन जब आप एडल्ट हो जाते हो तो आप प्रिसाइज मूवमेंट कर सकते हो। लाइक अगर आपने कहीं पे कोई भी चीज़ पड़ी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पेन उठाना है, ठीक है, तो आपकी आर्म की मूवमेंट ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, आपकी बॉडी शायद इतनी मूव ना करे। लेकिन जब बच्चा होता है ना, तो वो अपनी पहले पूरी बॉडी मूव करेगा उस चीज़ को पकड़ने के लिए, उठाने के लिए, फिर वो अपनी बॉडी को वापस, क्योंकि उसको आइडिया नहीं होता, वो सीख रहा होता है, वो लर्निंग स्टेज पे होता है। सो दैट मीन्स कि जब पैटर्न डेवलप कर रहे होते हो ना आप, तो आपको कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट सीखने के लिए आपकी बॉडी ज़्यादा काम करेगी। लेकिन जब आप सीख जाओगे तो वो आप एक कॉन्शियस लर्निंग के फेज़ में आ चुके होंगे, जब आप रिफाइंड मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हो। सो आपको इतनी ज़्यादा जॉइंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, आपकी बॉडी भी ऐसी होती है, जब वो फाइन मूवमेंट्स एक पैटर्न डेवलप कर लेती है तो उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा फटीग में नहीं जाती, इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, एफर्ट बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता, वो एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट इजीली परफॉर्म। अगर आप चल रहे हो तो अब आपको सीखने की ज़रूरत तो नहीं है ना कि आपने कैसे चलना है, लेकिन जब बचपन में आप ये चीज़ सीख रहे होते हो तो कितना मुश्किल होता है। इसको मेजरली कहते हैं, क्योंकि एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आपने मोबिलिटी की इम्पेयरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है, अपने फंक्शन मूवमेंट्स को देखना होता है कि किस पर्सन को क्या डिफ़िकल्टी आ रही है मूवमेंट्स में, और इनको कैसे रिहैबिलिटेशन के थ्रू या एक
फिजिकल थेरेपी के थ्रू आप पेशेंट को रिस्टोर कराओगे या उनके पैटर्न्स को मॉडिफाई करोगे, तो मेजरली उनको इस तरीके से आप सकते, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर यहाँ पे कोई काम हो रहा है और पेशेंट बहुत ज़्यादा अपनी एफर्ट्स लगा रहा है, तो आपने उस पैटर्न को कैसे ठीक करना है, उसको कैसे मॉडिफाई करना है कि वो इतनी ज़्यादा मूवमेंट ना लगाए, उसकी बहुत ज़्यादा मसल्स फटीग में ना जाए। सेकंड वन वाज द टाइमिंग। ठीक है, आपको टाइमिंग पता है कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ हो, एफिशिएंट हो, मूवमेंट अच्छे से परफॉर्म हो जाए। ठीक है, तो एक इफेक्टिव टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एक जल्दी से जो पीक हम कहते हैं ना, एक रीच करनी है किसी भी मसल ने, ताकि वो जल्दी से एक फोर्स जो अप्लाई हो रही है उसकी पीक पे चला जाए और इजीली मसल परफॉर्म कर जाए, ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट हो, ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट हो, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो हो, एक नॉर्मल एफर्ट के साथ, एक टाइमिंग के साथ जो है वो मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। सो मेजरली यहाँ पे होता है। तो क्योंकि फंक्शनल मूवमेंट्स को रिक्वायर्ड होती है कि सम टाइम डिस्टेंस टू प्रॉक्सिमल जो होती है टाइमिंग डिफरेंट हो रही होती हैं कुछ चीज़ों को इनिशिएट करने, जैसे आप थ्रो कर रहे हो आप बॉल, तो आपकी हैंड की मूवमेंट पहले होगी, फिर एल्बो की होगी, फिर शोल्डर्स की होगी, फिर ट्रंक की होगी, तो इस तरह से फोर्स जनरेट हो रही होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पैटर्न सा डेवलप होता है, जिसकी वजह से पैटर्न के साथ साथ आप टाइमिंग्स भी देखते हो कि कुछ चीज़ों को जल्दी काम करना, तो जैसे आपका हैंड पहले काम करेगा, फिर आपका एल्बो, फिर शोल्डर, फिर ट्रंक, तो कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए, तो यहाँ पे आपके पूरे मूवमेंट में आपकी क्या होती है कि इफेक्टिव होती है। अगर तो जाहिर सी बात है इन एफिशिएंट मूवमेंट हो या कोई मूवमेंट पैटर्न में फॉल्टी आ जाए, तो आपकी जो रिक्वायर्ड टाइमिंग होती है वो इफेक्ट हो जाती है, एनर्जी वेस्ट होने लग जाती है, पैटर्न सही से करेक्टली मूव नहीं करा सकते आप। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आपको पता है कि जैसे गेट का पैटर्न होता है ना, आपको पता है ना, अगर किसी का भी नहीं आइडिया तो आप आगे भी पढ़ोगे, चलने का भी, वॉकिंग का एक प्रॉपर पैटर्न होता है जिसको हम गेट पैटर्न कहते हैं। स्ट्रोक के पेशेंट्स में ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो आप उन केसेस में क्या करते हो कि आप उन केसेस में इम्प्रूव करवाते हो उसकी, एथलीट्स की परफॉर्मेंस को, बेटर परफॉर्मेंस के लिए, मोटर लर्निंग के लिए आप इम्प्रूव करवाते हो। ओके, तो होगी। अब हमारे पास जो तीसरी चीज़ है वो हमारे पास आ जाता है रिदम। ठीक है, अब रिदम बेसिकली आपके लिए क्या होता है कि जाहिर सी बात है, एक चीज़ है कि आपके पास रेगुलर बीट चाहिए आपको। ठीक है, मूवमेंट पैटर्न्स के लिए। अब रिदम बेसिकली होता क्या है कि किस तरह से आप कोई मूवमेंट परफॉर्म करें, मतलब क्या पैटर्न है उसका। ठीक है, मतलब कितनी रिपीटेशंस है, कितने अल्टरनेटिवली आप कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो, रिलैक्स करा रहे हो, कितने टाइम के बाद आप मसल को पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हो, फिर कितने टाइम के बाद रिलैक्स करा रहे हो, कितनी उसकी रिपीटेशंस करा रहे हो, कितने अल्टरनेटिवली वो यूज़ हो रहा है, ये सारे होता है रिदम का पैटर्न। ठीक है, तो अब क्या होता है कि रीअक्रंस, जिसको दोबारा दोबारा कोई पैटर्न या कोई मूवमेंट परफॉर्म करने को कहो, तो उसको कहते हैं आप बेसिकली रिदम। अब इन्वॉल्यूंटरी मसल, जैसे आपको पता है, हार्ट, रेस्पिरेटरी मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपको पता है कि मेंटेन करते हो आप लाइफ को। ठीक है, तो मेजरली उनका एक पैटर्न डेवलप होता है, वो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग मूव करता है। अब आप हार्ट बीट देखते हो तो आपको क्या लगता है कि आपका एक पूरा पैटर्न, जिसमें आप बेसिकली हार्ट का अगर इतनी डिटेल में कार्डिक सिस्टम को डिस्कस किया जाए, तो कितने ज़्यादा आप चैम्बर्स में जाके वो मूव करके एक रिदम बीट, एक हार्ट बीट प्रोड्यूस करवाता है। सो दैट मीन्स कि स्केलेटल मसल्स में भी कोई ना कोई रिदम चाहिए हमें, ताकि हमारे पास एक पर्सन को फटीग से प्रिवेंट कर सको, एफिशिएंसी इंप्रूव करा सको, तो मेजरली उसकी भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स रिलैक्स करने का ना कुछ होगा, और इंश्योर करें कि वहाँ पे फटीग कम हो, ताकि हमारे पास इतना टाइम का वो पैटर्न हो कि वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई उस मसल को अच्छे तरीके से मिले। ठीक है, सो इसका ना एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि जो हाइकिंग लोग कर रहे होते हैं, अगर आपने हाइकर्स देखे हैं, ठीक है, या आपने कभी खुद हाइकिंग की हो, तो मेजरली क्या होता है कि मसल्स लेग के जो होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स लगातार कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो एनर्जी को स्टोर करते, कंजर्व भी कर रहे, कंज्यूम भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दोनों सूरतों में वो क्या करते हैं कि एक तो मसल को एक प्रॉपर एडुकेट सप्लाई मिल रही है विद दैट, क्योंकि वो उनका जो जाहिर सी बात है एक मूवमेंट का जो पैटर्न होता है वो चेंज हो रहा होता है। वो कैसे हो रहा होता है कि मेजरली समटाइम्स बिल्कुल सीधी-सीधी ट्रायल पे चलते-चलते आपको क्या होता है, बेसिकली ट्रेल पे चलते-चलते क्या होता है, आप कहीं न कहीं ऐसा होता है, किसी न किसी ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे बिल्कुल सीधी नहीं रहती जगह, जहाँ पे स्लोप्स आते हैं, जहाँ पे बेसिकली आपको कोई न कोई रिस्ट्रिक्शंस मिल रही होती हैं, या कोई न कोई रिस्ट्रिक्टिव थिंग्स होती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ कह सकते हो जो बेसिकली ब्लॉकेज के लिए यूज़ की जाती हैं, या आप कहते हो जैसे स्टोन्स वगैरह हो गए, पत्थर आ गए आपको कहीं पे,
कहीं पे डिसबैलेंस सी हो गई, डिस्प्ले सी जगह हो गई, कहीं पे आपको इधर से ट्रैवल करना पड़ा दूसरी जगह पे, कई जगह पे आपको दरख्त कटा हुआ मिल जाता है या कुछ भी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंस किसी भी चीज़ को आप ले लो। तो क्या होता है, हाइकिंग का बेसिकली पैटर्न ऐसा होता है कि आपके लेग के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नॉर्मली कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो एनर्जी को कंजर्व कर रहे होते हैं, नॉट ओनली कंज्यूम, ठीक है, यूटिलाइज तो वो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ वो कंजर्व भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसका रिदमिक जो पैटर्न होता है ना, बेसिकली वो काम करता है इस चीज़ को करने में, ठीक है। ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी। इसके अलावा भी अगर आप देखो, बच्चों में भी मूवमेंट जो हो रही होती है बहुत ज़्यादा इससे एब्रप्ट सी या डिफरेंट तरह से, ठीक है। तो ये सिंपल से पैटर्न्स होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा तरीके से इसको डिस्टर्ब होने की, इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी चीज़ें ये हैं कि हमारे पास जो पैटर्न होता है वो ये होता है कि किस तरह से मूवमेंट परफॉर्म हो रही है, टाइमिंग क्या है, कितना टाइम लग रहा है उस मूवमेंट को परफॉर्म होने में, रिदम क्या है, वो किस तरीके से परफॉर्म हो रही है, ठीक है। मतलब वो उसकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो प्रॉपर टाइम है या जो प्रॉपर रिदम है वो उसमें परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। मेजरली आपके पास ये होता है। तो आपके पास अगर प्रॉपर रिदम के साथ होगा तो फटीग के चांसेस कम होंगे, मसल्स टायर्ड नहीं होंगे, इतनी जल्दी थकेंगे नहीं, और वो फिर इतने ज़्यादा इंजरीज के कॉजेज नहीं बनती या इंजरी नहीं होती, इंजरी से प्रिवेंशन हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मेजरली ना न्यूरो की कंडीशंस में या जिनके गेट्स डिस्टर्ब होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, वॉकिंग पैटर्न जिनका डिस्टर्ब हुआ होता है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रिदम्स, आपके पास पैटर्न्स और बेसिकली ये सारी चीज़ें। तो उन लोगों में जैसे पार्किंसंस के डिजीज़ होते हैं, न्यूरोलॉजिकल में, न्यूरो की कंडीशन में बेसिकली ऐसे जो सारे केसेस होते हैं ना, उनमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाह रही, वरना मैं आपको बताती कि बेसिकली किस कंडीशन में आप किस तरह से कर सकते हो, क्योंकि आपको बेसिकली अभी सिर्फ एक मेजर ओवरव्यू बताना चाहिए कि हमारे पास पैटर्न क्या थे, साइट डायरेक्शन बता रहे थे ताकि हम इसकी रिफाइन कर सकें लर्निंग के थ्रू, ठीक है। टाइमिंग क्या थी कि कितना मसल एक्टिव, सीक्वेंस क्या था कि कितना मसल की एक्टिवेशन हो रही है, कितना एफिशिएंटली वो मूव करा रहा है और कितना टाइम उसको वो लग रहा है परफॉर्म करने में, ठीक है। ताकि डिस्टेंस से प्रॉक्सिमल तक वो कब जा रहा है, ठीक है। ज़ाहिर से मुझे पता है कि बेसिकली मेजरली जो टाइमिंग होती है ना, वो यही होती है कि डिस्टेंस से प्रॉक्सिमल, जैसे हमने रेस्ट की बात की थी, रेस्ट एल्बो फिर शोल्डर फिर आपकी ट्रंक, तो ये वाला वो पैटर्न यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट रिदम की बात की तो मैंने कहा नेचुरल बीट जो मूवमेंट की होती है, ताकि वो नॉर्मल जो परफॉर्मेंस है वो उस तरह से ही रहे। जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स का मैकेनिज्म है, इससे क्या होता है कि फटीग जो होती है वो कम होती है। अगर कहीं पे भी टाइटनेस वगैरह होगी तो उन कंडीशंस में आपका रिदम प्रॉपर एंड नॉर्मल नहीं रहता, ठीक है। तो उन केसेस में इश्यूज हो सकता है। तो मेजरली ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पास मेजरली यही रह गया जो नर्वस कंट्रोल है मूवमेंट का, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और कोई भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मेजरली हमारे पास हम बहुत जल्दी जल्दी टॉपिक्स कवर करते हैं ताकि हमारे पास जितना शॉर्ट हो सकता है। नेक्स्ट फिर हम लेक्चर्स में चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।